जय हिंद दोस्तों, डिफेंस डायरी के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजित नेगी। डिफेंस डायरी का ये अंक नए कर्तव्य पथ से, जो पहले राजपथ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया नाम कर्तव्य पथ का दिया, इसका उद्घाटन किया और कई सालों से राजपथ यानी कि अब कर्तव्य पथ देश की तीनों सेनाओं से जुड़ी सूरवीरों को परमवीर, अशोक और महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। डिफेंस डायरी में बात एक और महावीर की, लेकिन उससे पहले तीनों सेनाओं से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते बड़ी खबर सेना से जुड़ी हुई। साल 2020 में लद्दाख सरहद पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन अब गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 का जो इलाका है, जहां अभी तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, एक दूसरे पर बंदूक ताने खड़ी थी, वहां से भी दोनों सेनाओं ने पीछे हटने का फैसला किया है। पिछले 2 सालों में 16 दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद यह बड़ा फैसला सामने आया है और अब एक तरह से अप्रैल 2020 में जब चीनी सेना ने लद्दाख के इलाकों में भारतीय सरहद की तरफ घुसने की कोशिश की, दोनों सेनाओं के बीच में आमने सामना हुआ। 15 जून 2020 में गलवान घाटी में खूनी भिड़ंत हुई और उसके बाद पहले पेंगोंग के कुछ इलाके, उसके बाद गलवान घाटी से दोनों सेनाएं अपने अपने इलाकों में पीछे हटी और अब 2 साल के बाद गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी जगह पर वापस जाने का फैसला किया है। एक तरह से भारतीय सेना के लिए बड़ी सफलता, क्योंकि आखिरकार चीनी सेना को अप्रैल 2020 की पुरानी स्थिति में लौटना पड़ा है। इन 2 सालों में भारतीय सेना ने चीन को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने का काम किया। हालांकि इस वक्त भी दोनों सेनाएं अपनी अपनी सरहद पर बड़ी संख्या में तैनात हैं। भारत के भी लगभग 50,000 के आसपास सैनिक इस वक्त लद्दाख सरहद पर मौजूद हैं। उसी तरह से चीन ने भी अपनी सरहद पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। फिर बात चाहे भारतीय वायुसेना की तैनाती की बात की जाए, चीनी एयरफोर्स की बात की जाए, दोनों ही मोर्चों पर जबरदस्त तरीके से दल बल के साथ दोनों सेनाएं तैनात हैं। लेकिन अप्रैल 2020 में चीन ने जिस तरह से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी और उसके बाद गलवान की खूनी भिड़ंत सामने आई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के दांत खट्टे किए। हालांकि भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा और अब 16 दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद और कई मोर्चों पर, चाहे हम राजनयिक मोर्चे की बात करें, सैन्य स्तर की बातचीत की बात करें, चीन को आखिरकार अब पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि भारत अपनी सैन्य तैयारियों में अभी भी कोई कमी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में लद्दाख सरहद पर चीन का जिस तरह का रुख रहा है, उसको लेकर भारत किसी तरह की कोताही नहीं बरत सकता और इसीलिए आने वाले दिनों में भी लद्दाख सरहद पर भारतीय सेना की जो तैनाती है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2 सालों में भारत ने जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, वो आप लगातार आगे बढ़ता रहेगा। न सिर्फ लद्दाख बल्कि अरुणाचल सरहद तक भारतीय सेना लगातार अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, क्योंकि चीन कभी भी सरहद के किसी भी इलाके में अतिक्रमण की कोशिश कर सकता है। बात एक और बड़ी खबर की कर लेते हैं। सेना और डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक नहीं बल्कि 6 परीक्षण के साथ इस बात को जांचा गया कि अगर तेजी के साथ दुश्मन के किसी टारगेट को निशाना बनाना हो, जो भारतीय सरहद में आ रहा हो, उसको कैसे तेजी के साथ नेस्तनाबूद किया जा सके इस जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के जरिए। और इसीलिए इसे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम दिया गया है। एक के बाद एक 6 परीक्षण के जरिए इस बात को जांचा गया कि कैसे दुश्मन के किसी तेजी से आते हुए टारगेट को तेजी के साथ उसको नेस्तनाबूद किया जा सके। पिछले कई महीनों से खासतौर से मेक इन इंडिया के जरिए डीआरडीओ और भारतीय सेना इसकी कोशिश कर रही है कि जो हथियार हैं, मिसाइल हैं, इसकी चाहे हम बात QRSAM की बात करें, इसके बाद पिनाका मिसाइल सिस्टम की बात करें, ऐसे कई मिसाइल सिस्टम हैं जो देश में तैयार किए जा रहे हैं, जिससे दुश्मन के किसी भी ठिकाने को आसानी से नेस्तनाबूद किया जा सके। और कोशिश यही है कि चीन और पाकिस्तान के साथ आने वाले दिनों में सरहद पर जिस तरह के हालात हैं, उसमें देश में बने हथियारों के जरिए इस लड़ाई को लड़ा जाए। हाल में रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं को इमरजेंसी खरीद के तहत
ऐसे हथियार खरीदने की मंजूरी दी जिन्हें मेक इन इंडिया के जरिए देश में तैयार किया जा सके। डिफेंस डायरी में बात अब एक ऐसे महावीर की जिसने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए। डिफेंस डायरी में हमने बताया कि लद्दाख में पिछले 2 साल से चीनी सेना के साथ जो तनाव चल रहा था, उसका तीसरा जो फ्रिक्शन पॉइंट था, जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, पेट्रोल पॉइंट 15 यानी कि हॉट स्प्रिंग गोगरा का इलाका, वहां से दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार हो गई हैं। लेकिन ठीक 2 साल पहले की कहानी, जब 15 जून 2020 को गलवान घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और उस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने चीनी सेना के उकसाने के बाद चीनी सेना ने जिस तरह से अचानक भारतीय सैनिकों पर हमला किया और उस हमले को नाकाम करते हुए भारतीय सेना ने चीनी सेनाओं के दांत खट्टे किए। भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। उस ऑपरेशन में टीम का नेतृत्व करने वाले कर्नल बी संतोष बाबू की बात हम करते हैं, उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। कर्नल संतोष बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को आंध्र प्रदेश के सूर्यापट गांव में हुआ। साल 2000 में सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो एनडीए में शामिल हुए और उसके बाद 10 दिसंबर 2004 को 16 बिहार रेजिमेंट में उन्हें कमीशन मिला। 2004 से लेकर साल 2020 तक वो देश के अलग अलग सरहद पर तैनात रहे। अपनी वीरता, बहादुरी की वजह से वो लगातार आगे बढ़ते चले गए। उन्हें अपनी यूनिट को कमांड करने का मौका मिला और वो भी ऐसे इलाके में जहां पर चीनी और भारतीय सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। बात उस ऑपरेशन की जिसमें कर्नल संतोष बाबू महावीर बने। 15 जून 2020 को कर्नल संतोष बाबू को आदेश मिला कि उन्हें गलवान घाटी में चीनी सेना के ठीक सामने अपनी पोजीशन को मजबूत बनाना है। चीनी सेना पर नजर रखनी है, उन्हें गलवान घाटी से आगे नहीं बढ़ने देना है। और ऐसे में कर्नल संतोष बाबू ने अपनी टीम को संगठित किया, उनका हौसला बढ़ाया। मुश्किल हालात थे, बर्फबारी, खराब मौसम के बावजूद संतोष बाबू अपनी टीम के साथ वहां डटे रहे और ठीक गलवान नदी के दूसरी तरफ जहां से चीनी सेना लगातार आगे बढ़ने की फिराक में थी, उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत करने की तैयारी की। अपने वहां पर टेंट स्थापित किए जिससे वो चीनी सेना पर नजर बनाए रख सकें, उन्हें आगे बढ़ने से रोकें। लेकिन ये बात चीनी सेना को नागवार गुजरी और उन्होंने अचानक रात के वक्त भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। और यह हमला कोई पारंपरिक हमला नहीं था, बंदूक और गोली का हमला नहीं था, बल्कि गैर पारंपरिक हथियार, पत्थर, लाठी, कांटे लगे जो तार से बने हथियार थे, उनसे हमला बोला गया। गलवान नदी से लगा ये पूरा इलाका पथरीला इलाका था। गलवान नदी का जो पानी था वो बर्फीला, हड्डियां गला देने वाला सर्द मौसम वहां पर था। ऐसे में अचानक इस हमले से 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिक और बाकी सैनिकों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद अचानक चीनी सैनिकों के इस हमले में कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू भी घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद और क्योंकि चीनी सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी, भारतीय सैनिकों को इस बात की आशंका नहीं थी कि इतनी तेजी के साथ अचानक बड़ी संख्या में चीनी सैनिक हमला कर देंगे। उसके बावजूद कर्नल संतोष बाबू मौके पर डटे रहे, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे। और जब 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने देखा कि उनके कमांडिंग ऑफिसर घायल हो गए हैं, उन्होंने उसके जवाब में चीनी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया। और ऑपरेशन सुनो लेपर्ड के जरिए ये ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को वापस उनकी जगह पर धकेलने में कामयाबी पाई। हालांकि इस अचानक हुए हमले में भारतीय सेना को भी नुकसान उठाना पड़ा। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। खुद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन प्राण न्योछावर करने से पहले उन्होंने चीनी सेना को, उनकी टीम ने चीनी सेना को ऐसा सबक सिखाया जिसकी शायद चीनी सेना ने भी कल्पना नहीं की थी। कर्नल संतोष बाबू को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी टीम के तमाम साथियों को अलग अलग वीरता पुरस्कार दिए गए। 1962 में जब चीन ने इसी तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल अलग अलग इलाकों में हमला बोला था, उसके बाद ये पहला मौका था जब चीन के साथ भारतीय सेना की ऐसी खूनी भिड़ंत हुई, युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। लेकिन कर्नल संतोष बाबू ने अपनी वीरता से
भारतीय सेना के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ा। लद्दाख में गलवान के इन वीरों के नाम पर स्मारक तैयार किया गया, जहां पर इन वीरों के नाम अंकित किए गए हैं। डिफेंस डायरी में आज के लिए इतना ही। अगले अंक में बात एक और महावीर की। जय हिंद।